गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चिले और पोलैंड के लोकतंत्र के लिए संघर्ष के बारे में पढ़ा था। आज हम लोकतंत्र विस्तार की बात करेंगे। लोकतंत्र विस्तार के चरण यानी किन किन चरणों से होकर लोकतंत्र जो आज इस स्टेज पर पहुंचा है वो कैसे पहुंचा है। तो शुरुआत सबसे पहले यदि हम लोकतंत्र की शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1789 में फ्रांस की क्रांति से मानी जाती है। हालांकि ब्रिटेन में उससे पहले ही लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन वहाँ पर शुरुआत जो है काफ़ी धीमी थी, प्रगति स्लो स्पीड में हो रही थी। और उससे भी पहले 1776 में अमेरिकी जो में स्थित ब्रिटिश उपनिवेश थे, उपनिवेश मीन्स जो ब्रिटेन के गुलाम देश थे, तो उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और 1787 में यूएसए जो आधुनिक संयुक्त राज्य अमेरिका उसका गठन कर लिया गया था। उन्होंने सबने मिलकर एक लोकतांत्रिक संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन अभी भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो हमने बात की शुरुआत में, लोकतंत्र की विशेषताओं में एक आवश्यक बिंदु है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अभी भी समस्या थी, वो अभी भी नहीं था। यानी कि भेदभाव जारी था। महिलाओं को कहीं पे भी वोट का अधिकार नहीं मिला था। पुरुषों में भी सिर्फ अमीर पुरुषों को मिला था। अफ्रीका और अमेरिका के देशों में ब्लैक और वाइट का झगड़ा था, वहाँ ब्लैक्स को नहीं मिला था। बाद में खैर ये मोहम्मडन कंट्रीज़ तो जो मुस्लिम देश हैं बहुत बाद में लोकतंत्र हुए हैं, बाद की बात है, अभी शुरुआती दौर में नहीं थे। लेकिन वहाँ पर भी जो गैर मुस्लिमों को और महिलाओं को नहीं मिला था। शुरुआत में सबसे पहले 1893 में न्यूजीलैंड में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला है और वहाँ से वास्तव में लोकतंत्र कह सकते हैं शुरू 1893 में हुआ। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें बनता है उपनिवेशवाद कांड। उपनिवेश ऊपर मैंने जैसा बताया था, गुलाम देशों को उपनिवेश बोलते हैं। अनेक देश गुलाम थे, ब्रिटेन के देशों के, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के देश। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के आसपास आज़ाद होना वो शुरू हुए, उनमें संघर्ष। लेकिन जैसे भारत आज़ाद हुआ 1947 में और अभी तक लोकतंत्र वहाँ पर कायम है, ऐसा लोकतंत्र सभी देशों में नहीं रह सका। इसमें हम अफ्रीका का एक देश है घाना, पश्चिम अफ्रीका का देश है, उसकी बात करते हैं। 1957 में आज़ाद हुआ था। एक सुनार का बेटा था, वो शिक्षक था, वामे एन क्रूमा। उन्होंने वहाँ पर लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज़ादी के लिए, और देश को आज़ादी दिलाई भी। और वो पहले प्रधानमंत्री बने, फिर वो राष्ट्रपति बने, और फिर उन्होंने अपने आप को आजीवन यानी डिक्टेटर हो गए, राष्ट्रपति कर लिया। हालांकि जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे वो, लेकिन उन जैसी सोच नहीं थी। और फिर 1966 में वहाँ पर सैनिक तख्तापलट हुआ। यानी आज़ादी के बाद भी अनेक देशों में सैनिक तख्तापलट चलते रहे। हाल का दौर यदि अभी की बात करें तो अभी जो है 1991 तक दुनिया दो महाशक्तियों के बीच बटी हुई थी। दो गुट बने हुए थे, एक अमेरिका का और एक सोवियत संघ का। तो हाल के दौर की बात करें तो सोवियत संघ 1991 में टूट गया, साम्यवाद वहाँ पर समाप्त हो गया, और जो अन्य साम्यवादी देश थे उन पर सोवियत संघ का प्रभाव था वो भी समाप्त हो गया, और दुनिया तेजी से लोकतंत्र की तरफ बढ़ने लगी। हमारे यदि पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो दो हमारे पड़ोसी देश हैं, दोनों में सैनिक शासन चलता, बार बार सेना सत्ता पर नियंत्रण कर ले रही थी। 1990 के दशक में इन दोनों में जो है लोकतंत्र बहाल हुआ। हालांकि बांग्लादेश में है अभी तक है, लेकिन पाकिस्तान में 1999 में दोबारा से जनरल परवेज मुशर्रफ ने शासन पर दोबारा से कब्जा कर लिया सैनिक तख्तापलट के द्वारा। फिर आजकल वहाँ पर फिर से लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। 1990 के दशक में नेपाल में भी राजा ने, नेपाल का राजा था वीरेंद्र, उसने चुने हुए प्रतिनिधियों को अनेक अधिकार दिए।
यानी चुनी हुई सरकार चुनी, वो सिर्फ नाम मात्र के लिए राजा एज ए राष्ट्रपति की तरह रहा। लेकिन उसका छोटा भाई ज्ञानेंद्र, उसने उसके पूरे परिवार की हत्या करवाकर 2005 में सत्ता पर कब्जा कर लिया, सरकार को बर्खास्त कर दिया और पूर्ण अधिकार प्राप्त राजा बन गया। लेकिन वहाँ पर 7 पार्टियों ने मिलकर दोबारा से वापसी की और लोकतंत्र 2006 में दोबारा वहाँ पर स्थापित हुआ। और पहले राजा ज्ञानेंद्र को एज ए राष्ट्रपति अधिकार समाप्त करके और फिर बाद में राष्ट्रपति भी उसको बर्खास्त कर दिया गया और वहाँ पर अब पूर्ण लोकतंत्र है। 2005 तक 140 देशों में बहुदलीय शासन प्रणाली, बहुदलीय मतलब ये शासन प्रणाली का लोकतंत्र में एक रूप है। दलों के मामले में भाई दल कितने हों, तो बहुदलीय का मतलब कितने ही दल हो सकते हैं। फिर एक और हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, जो 1948 में स्वतंत्र हुआ था, लेकिन 1962 में वहाँ पर सैनिक तख्तापलट हो गया, सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। 1990 में पहली बार चुनाव करवाए सेना ने, लगभग 30 साल के शासन के बाद। आंग सांग सूची वहाँ की एक प्रमुख नेता है, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है संघर्ष के कारण। तो उनकी पार्टी विजयी रही, लेकिन सेना ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। लोगों में विद्रोह हो गया, विद्रोह को बड़ा बेदर्दी से दबाया गया। करीब 10 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया, दूसरे देशों में शरण ले ली। अभी फ़िलहाल वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। करीब 2 साल पहले चुनाव हुए थे। सेना ने इस शर्त पर चुनाव करवाए कि आंग सांग सूची राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बनेगी तो हम चुनाव करवा सकते हैं। आंग सांग सूची ने ये बात मान ली और अभी वो विदेश मंत्री हैं। लेकिन दुर्भाग्य, उनके शासन में रोहिंग्या मुसलमानों वाली समस्या आ गई, अब उनको देश छोड़ना पड़ गया। तो ये जो है लोकतंत्र के विस्तार के चरण आज हमने किए। कल इस लेसन को समाप्त करेंगे। बच्चे देखते रहें वीडियो और रिवीजन करते रहें।